शुरू करता हूँ। ओके। आप जी बताइए। आप सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? सॉफ्टवेयर कौन सा? ये शेयर मार्केट का मतलब जो जो ऑटोमेटेड सारे वो सॉफ्टवेयर दिखाते हैं। है, अल्गो ट्रेडिंग का? नहीं 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 हाँ नहीं, हाँ वो सब में बकवा MT4 वो सब बोल रहे हो ना? हाँ, जो अभी MT4 MT5 हाँ आया हाँ है। हाँ हाँ हाँ। एकदम बिल्कुल मत ये करना, लग जाएगी, लग जाएगी बिल्कुल। हाँ। जो मैं सिखाऊंगा वो करो हमेशा। आप दुआ दोगे मुझे, जितना मैं कह रहा हूँ उतना करते रहो। मैंने क्या बोल दिया? ये सब उल्लू बनाने का तरीका होता है। मैं आपके पास इंस्टॉल है ना, तभी तो मैं पूछता था। तो चेक करता हूँ ना, अच्छा। चेक करता हूँ ना कौन कितना बढ़िया उल्लू बनाता है मार्केट में। भाई आंख तो खुली रखना पड़ता है ना। कभी कभार तो मैं हम्म कोई कोई सेशन, ट्रेनिंग सेशन में स्टूडेंट होके ज्वाइन कर लेता हूँ। देखता हम्म। हूँ जो कैसे ट्रेनर कर रहा है, कैसे उल्लू बना रहा है, सबको देखना पड़ता है हाँ। ना। कोई आप कोई जब मार्केट चालू रहता है, आप मार्केट चालू रहता है उस समय करते हैं आप क्लास देते हैं? नहीं, उस समय क्लास नहीं लेता। भाई उस उस समय समय क्लास ट्रेड लूंगा होता तो आप लोग को कैसे सिखाऊं, अगर ट्रेड नहीं करूंगा तो? अगर है। ट्रेड नहीं करूंगा तो हम आपको कैसे सिखाएंगे? जो सिखाएंगे वो काम पे नहीं आएगा, और आप तो मुझे बाद में बोलोगे ना, तो सब क्या किया आपने। मेहनत से हम्म। रेपुटेशन बनता है, मगर वो गिरना एक सेकंड लगता है लेकिन, और वो हर हम्म। हालत में चाहे जो भी आज हो जाए रेपुटेशन नहीं गिराना है। ठीक है? आज मार्केट काफी नीचे गया था। बैंक निफ्टी हाँ तो बहुत नीचे गया। ये, हाँ मार्केट देखो सीधी बात है, मेरे ख्याल से आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, मुझे पता नहीं, मगर 12,000 तक आना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ। आज हाँ, ग्यारह निफ्टी फिफ्टी ग्यारह भी नीचे गया है, आप इधर पे देखो ना। बैंक निफ्टी, निफ्टी फिफ्टी दोनों गिरा है, अच्छा खासा मैं गिरा ज्यादा है। बैंक निफ्टी देखता हूँ ना मैं। सिर्फ बैंक निफ्टी देखते हो? ज्यादा क्यों? ज्यादा क्यों? फोकस ज्यादा फोकस उसी पे रहता है ना मेरा। क्यों? ऐसा क्या खजाना है उसमें? एक्चुअली ना, बैंक निफ्टी है वो थोड़ा वोलाटिलिटी ज्यादा है कम। इसलिए? नहीं, मैं अगर आप बोलोगे अगर बैंक निफ्टी निफ्टी में से क्या चूज करोगे, तो मैं बैंक निफ्टी करूँ, क्योंकि उसमें हाँ वो तो रिस्क मैं भी थोड़ा कम करूंगा। रहता है। क्योंकि हाँ, क्योंकि उसमें 25 का लॉट होता है, और लेकिन निफ्टी में तुम्हारा 75 का लॉट होता है। हम्म। देखो प्राइस एक्शन बेसिकली आप अगर देखोगे, ठीक है, तो बैंक हम्म। निफ्टी का जो सीन है, ये आप देखोगे, ये जो 36,000 ये जो 36,000 ये था आज। जो मैंने लाइन खींचा ना, ये लाइन हम्म। में देखना बैंक निफ्टी सपोर्ट ले रहा है। ये लाइन में लेंगे, ये लेंगे, अगर ये टूटेगा तो बंदा इधर पे आके गिरेगा। बैंक निफ्टी में हम्म। कितना लाइन है आपका? ये अगर है 32,600, अगर टूटेगा, ठीक है, हम्म। तो हम्म। इधर पे आके आके रुकेगा। मतलब मतलब ये नीचे जाता जाएगा, नीचे चलता जाएगा, नीचे चलता जाएगा। हाँ करेक्शन तो होगा ना, कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है भाई, करेक्शन तो होगा ना। करेक्शन वो तो टेक्निकल एनालिसिस में सीखोगे, वो तो हम्म। टेक्निकल है। इवन निफ्टी फिफ्टी मैं भी आज गिरा है। निफ्टी फिफ्टी कितना गिरा है? ये देखो 15 मिनट का चार्ट अगर देखोगे, इधर से खुला है, ठीक है, फिर इधर से बेसिकली गिरता गया, बाद में इधर से आके रिवर्स लाया। तो बेसिकली आपका ये जो जोन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है निखिल, ये वाला। कौन सा वाला? अच्छा। ये हम्म।
ये जो जोन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है। ये अगर आप देखो कि गिरेगा, मतलब ये तोड़ेगा तो नीचे जाएगा, अगर ये ये नहीं तोड़ेगा हम्म, तो फिर ऊपर रिवर्स तो बस मारेंगे। ठीक है, और निफ्टी हम्म, फिफ्टी का भी सेम हालत है। निफ्टी फिफ्टी भी देखोगे सेम, ये देखो एकदम निफ्टी, निफ्टी फिफ्टी और एकदम सेम चार्ट दिख रहा है, सेम चार्ट दिख रहा है, इधर से आके रिवर्स लगा तो वो इधर गया। गिर अब थोड़ा ऊपर जा रहा है, हम्म ऊपर नीचे जा हम्म। तो बेसिकली क्या है कि आपका निफ्टी फिफ्टी का जो सीन चल रहा है, अभी निफ्टी फिफ्टी का सीन ये चल रहा है कि मेरे ख्याल से निफ्टी फिफ्टी को निफ्टी फिफ्टी बेसिकली आपका ये रेंज में निफ्टी फिफ्टी का आना चाहिए। ये जो रेंज है आपका, 13,700। हाँ, ये रेंज में आना चाहिए। सारा प्राइस एक्शन के ऊपर मैं बता रहा हूँ, सारा प्राइस एक्शन चलो के ये बढ़िया। रेंज में आना चाहिए। ये अगर रेंज में आए निफ्टी फिफ्टी तो हम्म, इवेंचुअली आप इधर से बेसिकली इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ पैसा लगा सकते हो, अच्छा खासा। ठीक है, तो चलिए शुरू हम्म, करते हैं। ठीक है, आपका तो खुजली हो रहा है ट्रेडिंग में, वो तो मुझे दिख रहा है, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा खुजली कंट्रोल करके रखो, हम्म, सीख लो, उसके बाद करना। तो कल जो मैंने आपको बताया था, इस क्या क्या फ्यूचर डिमांड सेगमेंट होने डिमांड वाला है। एरिया। ठीक है, हम्म, इसके बाद हम्म, हमें ये चीज भी देखना है कि कौन सा कंपनी बैंकक्रफ्टेड हो गया है। क्यों देखना है? क्योंकि उसमें हमें कुछ सीख लेने का जरूरत है ना। तो सबसे पहले हम्म, क्या है, नोकिया। आप देखोगे 2000, 2000, 2002, 2003, 2004 इस एरा में नोकिया के ऊपर कोई नहीं था। हर इंसान के हाथ में नोकिया फोन, हर इंसान के हाथ में हम्म, नोकिया फोन। ठीक है, आज वो कंपनी टोटली मार्केट से निकल गया, आउट आउट हो आउट गया। हो गया। क्यों आउट हुआ है? क्योंकि नोकिया ने क्या किया, नोकिया ने फ्यूचर डिमांड, नोकिया बहुत ही बढ़िया था बटन फोन के लिए, जो बटन्स हम्म, रहता है, मगर वो कभी डिजिटल डिस्प्ले टच स्क्रीन में आया ही नहीं। उनको अगर हम्म, टच स्क्रीन में वो उसके पास तो बढ़िया हार्डवेयर था, उसके पास बढ़िया हार्डवेयर था। ठीक है, सॉफ्टवेयर हम्म, मतलब गूगल, गूगल जैसे, जैसे मान लो गूगल ने क्या किया, एंड्रॉयड बनाया, राइट। गूगल ने आपका हम्म, एंड्रॉयड बनाया, है ना। तो गूगल ने हम्म, एंड्रॉयड बनाया, तो नोकिया को एंड्रॉयड जैसा आपको कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाहिए था, जो बनाया नहीं, एक फालतू का एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था सेमियन बोल के। और दूसरा है, अगर नोकिया को, नोकिया ये चाहता था कि ठीक है भैया हम बनाएंगे नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम, मेरे पास हार्डवेयर रहेगा, तो उनको क्या करना चाहिए था, उनको करना ये चाहिए था कि गूगल के साथ टाई अप कर लेना चाहिए था कि भैया आप हार्ड सॉफ्टवेयर दो, हम हार्डवेयर देते हैं। ठीक है, उसके बदले में हम्म, नोकिया ने क्या किया, टच स्क्रीन में, टच स्क्रीन में बेसिकली वो गया नहीं। और बाद में जब देखा जो हाँ टच स्क्रीन में आना ही पड़ेगा, वो माइक्रोसॉफ्ट को बेसिकली खुद का डिवीजन सेल कर दिया। और विंडो फोन लगा दिया। हाँ, और विंडो फोन लगा दिया। अभी प्रॉब्लम क्या हुआ, प्रॉब्लम ये हुआ कि जितने सारे मार्केट में एप्स बन रहा था, वो मार्केट में हम्म, एप्स बन रहा था आईफोन और एंड्रॉइड के लिए सबसे बड़ा मार्केट था, हम्म, एंड्रॉइड एंड आईफोन के लिए सबसे बड़ा मार्केट था, है ना। मगर उसमें नोकिया ने क्या किया, कुछ अलग करने के चक्कर में सीधा आईफोन मतलब विंडोज के साथ माइक्रोसॉफ्ट को जाके बोला कि हमारा डिवीजन खरीद लो। और माइक्रोसॉफ्ट ने सोचा कि मेरे पास हार्डवेयर आ जाएगा, मेरे पास सॉफ्टवेयर है, हम भी खरीदते हैं। वो भी 20 बिलियन डॉलर का कंपनी, जो 20 बिलियन डॉलर का कंपनी, वो 2 बिलियन डॉलर में माइक्रोसॉफ्ट ने खरीदा था।
नोकिया का जो सीईओ था वो बेसिकली उस टाइम पे नोकिया में आके फ्रॉड किया, नोकिया को चीट कर दिया था। ठीक है, ये एकदम गुनाह हम्म, जिसको कहते हैं, उसका दिमाग में ही था नोकिया को सेल कर देना। तो माइक्रोसॉफ्ट को जाके वो सेल कर दिया, और माइक्रोसॉफ्ट $7 बिलियन, $20 बिलियन कंपनी को $2 बिलियन में खरीदा। अभी माइक्रोसॉफ्ट ये सोचा कि मेरे पास सॉफ्टवेयर है तो एक हार्डवेयर लेता हूँ। अभी हार्डवेयर माइक्रोसॉफ्ट का कैसे बैंड बजा उस टाइम पे, माइक्रोसॉफ्ट का अगर हार्डवेयर कंपनी खरीदना चाहिए था तो एक चाइनीज कंपनी कुछ $1 मिलियन में खरीद सकता था, है ना। कुछ हम्म, मिलियन हम्म, डॉलर में आपको तो चाहिए एक फैक्ट्री, और क्या चाहिए। तो एक फैक्ट्री का कॉस्ट कितना होगा आपका, 10-15 मिलियन डॉलर, $20 मिलियन, $25 मिलियन, उससे तो ज्यादा नहीं है, उससे तो ज्यादा नहीं हम्म, होंगे, चलो $50 मिलियन। मगर कहाँ पे 2 बिलियन, मतलब $200 मिलियन है, कहाँ $50 मिलियन और कहाँ $200 मिलियन। तो माइक्रोसॉफ्ट को लग गया घाटा, नोकिया हो गया बर्बाद। और माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, नोकिया का नोकिया का जो लोगो था वो ब्रांड नेम हटा दिया। मार्केट में तो वो बहुत बढ़िया एक ब्रांड नेम था ना, नोकिया, सब नोकिया चाहते थे, है ना। हम्म, तो उसको हटा के सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट का लोगो लग दिया। ये माइक्रोसॉफ्ट का सेकंड डिजास्टर डिसीजन था। एक तो है कि उनको अगर हार्डवेयर चाहिए था तो कोई एक सस्ता वाला चाइनीज कंपनी खरीद के उसमें माइक्रोसॉफ्ट डाल देते तो माइक्रोसॉफ्ट का इतना बड़ा घाटा मतलब लेना नहीं पड़ता, एक नंबर। दो नंबर, नोकिया का लोगो हटा के, और भी क्योंकि मोबाइल में माइक्रोसॉफ्ट का कोई ब्रांड था ही नहीं, मोबाइल में माइक्रोसॉफ्ट का नहीं, मोबाइल में नोकिया का ब्रांड था, है ना। तो हम्म, हम्म, माइक्रोसॉफ्ट मार्केट तो पकड़ नहीं पाए। क्यों पकड़ नहीं पाए, क्योंकि जितने सारे एप्स डेवलप हो रहा था सब गूगल प्ले स्टोर पे और आईफोन के लिए। तो नोकिया का बैंड बज गया, नोकिया कंप्लीटली मार्केट से निकल गया। आज भी नोकिया कोशिश कर रहा है फिर से माइक्रोसॉफ्ट से हटके कि अभी फिर गूगल के साथ टाई अप करके मार्केट में कुछ फोन लॉन्च किया है, आप देखे होंगे। कुछ कुछ अभी कुछ डिस पहले हाँ कुछ, न्यूज आई थी। हाँ कुछ स्मार्टफोन। मगर क्या है ना, एक बार अगर मार्केट से आपका ब्रांड वैल्यू निकल गया और उसमें दूसरा कॉम्पिटिटर आ गया, आज नोकिया आपका वीवो, ओप्पो, उसके बाद रेडमी। एमआई, इसके इन लोग के साथ कॉम्पीट कैसे करेंगे। ये तो चाइनीज हम्म, कंपनी, ये तो सस्ते में दे देंगे। नोकिया जो 20,000 में देंगे, ये 12,000 में दे देंगे वो चीज। बिल्कुल। ठीक है, तो आज नोकिया का चैलेंज क्या बन गया, आज नोकिया का चैलेंज बन गया कि भैया मेरा जो फोन का कॉस्ट रहेगा, वो कॉस्ट में ओप्पो, वीवो, एमआई से कॉम्पीट नहीं कर पाऊंगा। अभी एप्पल, एप्पल कैसे टिक गया है, क्योंकि एप्पल बोलते हैं कि भाई मुझे अमीर वाला कस्टमर चाहिए, मुझे भिखारी को फोन देना ही नहीं है। जो भिखारी हम्म, होता है उनके लिए हमारा प्रोडक्ट एंड सर्विस है ही नहीं, हमारा सर्विस है उनके लिए जो लोग अमीर है, जिसके पास पैसा है। ठीक है, तो एप्पल कभी वीवो, ओप्पो कॉम्पिटिटर एप्पल का था ही नहीं है, आज भी नहीं है। ठीक है, तो एप्पल इसलिए मार्केट में टिक गया, और एप्पल बहुत बढ़िया कंपनी काम कर रहा है। यही चीज नोकिया अगर उस टाइम पे मार्केट को होल्ड करके रखते, मार्केट को अगर होल्ड करके रखते तो उसका मोबाइल का अगर कॉस्ट ज्यादा भी होता, फिर भी यूजर जाके नोकिया को खरीदता, फिर भी जाके, क्योंकि एक ब्रांड वैल्यू होता है, मार्केट में हम्म, ट्रस्ट होता है कि नहीं भाई नोकिया मतलब नोकिया। मगर आज से 2002 में, 2003 में नोकिया के ऊपर जो ट्रस्ट, मैं खुद यूज किया हूँ उसमें, उस टाइम पे जो ट्रस्ट बिल्कुल। वैल्यू नोकिया के ऊपर उस टाइम पे मेरा था, आज वो नोकिया के ऊपर मेरा ट्रस्ट है बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं तो लास्ट मोबाइल की ना के मतलब खरीदा था, वो है सैमसंग M21, 18,000 देके। हाँ, मैं ठान लिया था, वो जो चाइनीज आर्मी के साथ पंगा हो गया था ना ले में, उसके बाद मैंने हम्म, ठान लिया था नितिन कि मैं चाइनीज प्रोडक्ट नहीं खरीदूंगा, चाइनीज प्रोडक्ट मैं नहीं खरीदूंगा। इसलिए महंगा जो मोबाइल का फीचर्स मुझे
12-13 हजार का फोन में मिलता, वो मैं 18 हजार पे करके खरीदा। वो मेरा जीत था जो मैं नहीं दूंगा, 5 हजार ज्यादा दूंगा फिर भी नहीं दूंगा। मगर उसमें कभी मैं नोकिया में नहीं गया, मैं सैमसंग में चला गया। राइट। तो एक बार ब्रांड हम्म, वैल्यू लूज कर दोगे, मार्केट होल्डिंग लूज कर दोगे, उसको वापस मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके मतलब बॉटम ऑफ लाइन क्या है? बॉटम ऑफ लाइन, टाइम के साथ आप चेंज नहीं करोगे तो डूब जाओगे। टाइम के साथ खुद को बिल्कुल। अपग्रेड नहीं करोगे तो डूब जाओगे। दूसरा क्या है, कोडक के साथ भी यही हादसा। कोडक क्या किया था? कोडक कैमरे आपका, चलते थे इनके, कोडक कैमरे कैमरे कोडक आए थे। कैमरा का फिल्म, स्पेशली फिल्म कैमरा एंड कैमरा का फिल्म के लिए कोडक जानते थे हम लोग। बचपन में कोडक छोड़ के कुछ था ही नहीं उस टाइम पे। हम्म, मगर ये मार्केट से गायब क्यों हो गया? और यही कंपनी सबसे पहले आपका डिजिटल डिस्प्ले लेके आया था। मगर डिजिटल डिस्प्ले कैमरा को प्रमोट नहीं किया, क्योंकि उसका जो मैक्सिमम प्रॉफिट होता था वो रील, जो कैमरा का रील होता है ना, राइट, वो रील सेल करके इसका मैक्सिमम प्रॉफिट उसमें होता था। तो वो इनका कॉस्टली था रही। एग्जैक्टली वो जो रील वाला बिजनेस है, उससे शिफ्ट करके ये लोग डिजिटल डिस्प्ले में आया ही नहीं। ये लोग हम्म, सोचे जो उधर पे ही रह जाओ क्योंकि इसमें मेरे को ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। और उसके बाद क्या हुआ, पूरा कैमरा का आज पूरा सब कुछ बदल गया है डिजिटल डिस्प्ले में। ठीक है, ये कंपनी बर्बाद हो गया। लेमन ऐसा ब्रा ही चल रहा है। हाँ, लेमन ब्रदर्स, ये तो यूएस का एचडीएफसी बैंक था। ये यूएस का एचडीएफसी बैंक था। एचडीएफसी बैंक सबसे बड़ा बैंक है इंडिया का, अच्छा। सबसे बड़ा बैंक। तो वो भी, ये लेमन ब्रदर्स जो है ये बेसिकली यूएस का एचडीएफसी बैंक था, डूब गया। 2008 में बैंकरप्टेड डिक्लेयर कर दिया। वो एक बैंक ने मार्केट में बैंकरप्टेड डिक्लेयर किया, पूरा मार्केट गिर गया यूएस का। यूएस का मार्केट गिर गया, इंडिया का मार्केट गिर गया, चाइना का मार्केट गिर गया, सबका मार्केट गिर गया। मगर इंडिया में कुछ हुआ ही नहीं था उस टाइम पर, लोचा कुछ नहीं हुआ था। इंडियन इकोनॉमी बहुत बढ़िया चल रहा था। एक छोटा सा क्या स्कैम था, सत्तम राजू का। ठीक है, आज येस बैंक का स्कैम जो हुआ है, मार्केट गिरा है क्या उसके लिए? डीएचएफएल का जो स्कैम हुआ है, मार्केट गिरा है क्या? पीएनबी का जो स्कैम हुआ है, एक बैंक है नेशनलाइज बैंक, 10,000 करोड़ का स्कैम हुआ, मार्केट गिरा है क्या? नहीं नहीं। गिरा है, नहीं गिरा है। मगर आज हम्म, अगर एचडीएफसी बैंकरप्टेड हो जाएंगे, मार्केट गिर जाएगा। बिल्कुल। मार्केट गिर जाएगा क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है, सबसे बड़ा बैंक है एचडीएफसी। वो बैंकरप्टेड अगर हो जाएगा, मार्केट गिर जाएगा। यूएस का भी वही हुआ, ये बैंकरप्टेड हो गया, मार्केट गिरा। यूएस के देखते हुए, क्योंकि पापा अगर गिर जाएंगे तो बेटा भी गिरेगा। यूएस तो सबका पापा है, हम्म, पापा गिरा तो बेटा भी गिर गया। ये प्रॉब्लम था इंडिया में, और कुछ हुआ ही नहीं था 2008 में, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। एक टेरर अटैक हुआ मुंबई में, एक आपका टेरर अटैक हुआ मुंबई में, और सप्तम का हम्म, स्कैम आया था, बस यही तो हुआ था और कुछ हुआ ही नहीं था। और उसमें घंटा मार्केट गिरता है, थोड़ी वार चल रहा है जो मार्केट गिर जाएगा, मगर गिर गया क्योंकि यूएस गिर गया था। तो लेमन ब्रदर्स भी बैंकरप्टेड क्यों हुआ था? क्योंकि उसको जो चेंजेस लाना चाहिए था वो लाया नहीं है, बैंड बज गया। सिमिलरली और एक ऑर्गेनाइजेशन था वाशिंगटन म्यूचुअल बोल के, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन यूएस में, वो भी बैंकरप्टेड हो गया था 2008 में यूएस का। वो भी बैंकरप्टेड हो गया, उसका भी बैंड बज गया। तो ये पूरा जो चीज हम लोग देख रहा है, और जो चीज हम लोग को दिख रहा है, तो इसमें हम लोग को मोरल स्टोरी लर्निंग क्या मिलता है? किस टाइम के साथ खुद को चेंज नहीं करोगे तो बैंड बजेगा। तो हमें टाइम के साथ खुद को अपग्रेड करना, चेंज करना बहुत जरूरी है। बराबर। तो आप भी जब स्टॉक हम्म, मार्केट काम कर रहे हो तो आपको भी हमेशा अपग्रेड एंड अप टू डेट रहना बहुत जरूरी है। जो आज हम ये सीखे हैं तो कल कितना ज्यादा सीखेंगे, कल ये सीखे हैं तो परसों कितना सीखेंगे, परसों ये सीखे हैं बिल्कुल। तो उसके बाद कितना सीखेंगे। कहीं पे रुकना नहीं, स्टैग्नेंट होना नहीं, स्टैग्नेंट होना नहीं। ठीक है, हम्म, तो ये ओके। होना बहुत 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 जरूरी होता है। ठीक है। बिल्कुल। अभी इतने सारे इंडियंस हैं, इसका नाम क्यों दिखा रहा हूँ, ये सारे के सारे बिलीनियर्स था।
मल्टी बिलियनियर्स था ये लोग, आज बैंकक्रप्टेड। भावना श्रीवास्तव, ये जो ब्लूमबर्ग का ओनर था, सेल कर दिया आपका, सेल कर दिया सीधा कंपनी। अनिल अंबानी, ये तो मतलब धीरूभाई अंबानी का एक, मतलब क्या है, उसको क्या कहते हैं, एक काला साया था धीरूभाई अंबानी का। सही में अनिल अंबानी के साथ जब मुकेश अंबानी का प्रॉपर्टी स्प्लिट हुआ, उस टाइम पे अनिल अंबानी के पास $42 बिलियन था। $42 बिलियन। आज ये बंदा बैंकक्रप्टेड है। हजार एक जगह में हजार कर्जा देना पड़ेगा, अगर नहीं देना पड़ेगा तो कोर्ट बोल रहा है कि तुम्हें जेल में जाना है। कुछ दिन पहले ही रिलायंस इंडस्ट्री, मतलब मुकेश अंबानी आके उसको 400 करोड़ का पैसा दिया तो जेल जाने में बच गया था। हजार एक कंपनी से उधार लेके डूब के बैठा हुआ है। मलविंदर, ये रैनबैक्सी का ओनर था। रैनबैक्सी एक टॉप फार्मास्यूटिकल कंपनी था, टॉप टॉप मोस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी था, बैंड बज गया। उसके बाद आपका नरेश गोयल, जेट एयरवेज, इतना प्रीमियम क्लास एयरवेज था, पूरा बंद हो गया। इतना पुराना, इतना हाईली प्रीमियम क्लास एक एयरवेज जो बंद हो गया। क्यों? क्योंकि उसका जो एक्सपेंस एंड कॉस्ट दोनों मैच नहीं कर पाए। राणा कपूर अभी तो जेल में बैठा हुआ है, यस बैंक, चोरी किया, फ्रॉड किया, और 3,500 करोड़ बिना कुछ देख के डीएचएफएल को लोन दे दिया, राइट। तो उसका बैंड बच गया। सुभाष चंद्रा जी, इनका भी हालत सेम है। तो इतने सारे जो बिग आइकॉन टाइफून है मार्केट में, ये लोग मल्टी बिलियनियर से अगर भिखारी बन सकता है तो हम कौन है नितिन? हम तो एक छोटे से मच्छर है। तो हम ऐसा कभी कुछ नहीं सोचेंगे और करेंगे जहाँ पे हम लोग ऐसे ही बर्बाद हो जाए। तो आपको रैशनल डिसीजन लेना है, प्रॉपर डिसीजन लेना है, और उसमें आपको बेसिकली काम करना है। ठीक है, क्लियर? ओके। ओके। ये जो लोगो आप देख रहे हो, ये फेसबुक का हेड ऑफिस का लोगो है। ठीक है, ये बेसिकली फेसबुक का जो हेड ऑफिस है उसका लोगो है। तो इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज मुझे मिला था, तो इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने इसको कॉपी करके रख दिया। इसमें कुछ दिखाई दे रहा है आपको? ये जो वन हैकर वे। नहीं, इसमें देखने के लिए तो कुछ ऐसा है ही नहीं, मगर इसके पीछे में है, इसके पीछे में ये है। ये पता है क्या है? सन माइक्रो सिस्टम। नहीं। ये बहुत बड़ा एक आईटी कंपनी था यूएस का। ये बहुत अच्छा। ही बड़ा एक आईटी, मेरा जो जहाँ पे ऑफिस था ठीक इसके ऊपर था ये ऑफिस। मैं बैंगलोर में जहाँ पे काम करता था, इसका ब्रांच मेरा ठीक ऊपर में ही था। मैं अच्छा। खुद बहुत बड़ा एक जाइंट कंपनी था, टीसीएस जैसा, इंफोसिस जैसा, बहुत बड़ा। तो बेसिकली ये पीछे में क्यों है? क्योंकि सन का ही हेड ऑफिस फेसबुक में खरीद के रखा। सन बिक गया ओराकल के पास, सन सोल्ड आउट हो गया ओराकल के पास, और इसका जो हेड ऑफिस है वो फेसबुक में ले लिया। उसका जो ऑफिस है वो फेसबुक में फेसबुक ले लिया। ठीक है, तो इसमें आपको इवेंचुअली इवेंचुअली क्या दिख रहा है, जो मार्क जुगरबर्ग है उनको बहुत एम्प्लॉय बोला है कि सर आप ये लोगो हटा के फेसबुक क्यों नहीं डालते हैं इसमें। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, रहने दो, जब कोई भी एम्प्लॉय घुसेंगे एंड बाहर जाएंगे, इनको ये लोगो दिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितने बार दिखेंगे ये चीज, उतने बार उनको याद रहेगा कि हमें कंपनी को हमेशा अपग्रेड करना है, नहीं तो फेसबुक एक दिन पीछे में आ जाएगा और सामने में और एक कंपनी आ जाएगा। समझ में आया? बिल्कुल। ठीक है,
तो खुद को अपग्रेड करना बहुत बहुत जरूरी है। तो जब हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं, तो फंडामेंटल एनालिसिस में बेसिकली हम लोग 3 डिफरेंट लेवल में एनालिसिस करते हैं। एक है ग्लोबल लेवल, एक है रीजियोनल लेवल, और तीसरा है आपका कंपनी लेवल। ठीक है। तो ग्लोबल लेवल में हम लोग क्या देखते हैं? ग्लोबल लेवल में जब कोई भी कंपनी हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, वो कंपनी में हम लोग ये देखते हैं कि वो कंपनी के साथ क्रूड ऑयल का क्या संबंध है। कंपनी के साथ क्रूड ऑयल का क्या संबंध है। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो भी बिजनेस मैं देख रहा हूँ, वो बिजनेस के साथ बेसिकली जीडीपी का क्या, जीडीपी मतलब पता है तुम्हें? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन मतलब क्या है? हर कंट्री उसके अंदर इंटरनली कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं हर चीज, और उसको उसको कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, एंड डोमेस्टिकली उसको कितना सेल आउट कर रहा है। एक बाइक मैं बना रहा हूँ, बाइक को कितना मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, एंड इंडियन यूजर में कितना बांट रहा हूँ। तो मेरा जो डोमेस्टिक घरेलू प्रोडक्शन ये कितना है, ये जितना ज्यादा होगा एक कंट्री के लिए उतना ही अच्छा होता है इकोनॉमिक, है ना? क्योंकि नौकरी मिलता है, राइट, पैसा आता है, सब पैसा कमाते हैं। तो जब कोई भी कंपनी में देखूंगा, सबसे पहले उसके साथ देखूंगा कि ऑयल के साथ उसका रिलेशन क्या है। दूसरा क्या देखूंगा? दूसरा देखूंगा जो जीडीपी चल रहा है, वो जीडीपी में वो पर्टिकुलर बिजनेस कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है। तीसरा हम लोग क्या देखेंगे? तीसरा देखेंगे कि जो एक्सचेंज रेट बेसिकली ये आरबीआई बनाते हैं, ये आरबीआई का गाइडलाइंस होता है। तो जब इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, इन्फ्लेशन हट जाता है, तो आरबीआई बेसिकली एक्सचेंज रेट को बढ़ाते गिराते, ये आरबीआई के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो हम लोग ये भी देखेंगे कोई भी बिजनेस जो ये एक्सचेंज रेट के साथ इसका कितना रिलेशन कनेक्टेड है, कितना हद तक ये कनेक्टेड है, कि आरबीआई अगर एक्सचेंज रेट बढ़ा देंगे तो इसका बिजनेस क्या होंगे, इसके बिजनेस में क्या इफेक्ट पड़ेंगे। अगर आरबीआई एक्सचेंज रेट घटा देंगे तो इसके बिजनेस के ऊपर क्या करेंगे। तो ये बेसिकली ग्लोबल पैरामीटर में देखते हैं मोटा मोटा चीज, कि भाई क्रूड ऑयल के साथ क्या इसका संबंध है, जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि रीजियोनल लेवल पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो बिजनेस में आप पैसा लगा रहे हो उसका वो कंपनी का कॉम्पिटिटर कौन सा है, वो कंपनी का कॉम्पिटिटर कौन है, और वो जो कॉम्पिटिटर है वो कॉम्पिटिटर वो कंपनी से बड़ा है और वो कंपनी कॉम्पिटिटर से बड़ा है। नंबर वन, ठीक से समझ लो। दूसरा है जहां पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हो उधर पे ऐसा कुछ सर्विस एंड प्रोडक्ट है जो उसका जो कंपटीटर है उसको वो आउटरन कर सकता है, मतलब उसको वो बीट कर सकता है। अगर है, अगर है तो हम पैसा लगाए। अगर देखेंगे कि जो जहां पे मैं लगाना चाहता हूँ उसका कंपटीटर मार्केट में बहुत बड़ा है, और कंपटीटर के पास जो प्रोडक्ट एंड सर्विस है वो काफी बेटर है ये कंपनी से, तो इसमें हम लोग कभी पैसा नहीं लगाएंगे। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं है? लेकिन ठीक है। तीसरा हम लोग सेकेंड वाला क्या देखेंगे? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। ये आपको देखना नहीं है क्योंकि इंडिया इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक कंट्री। इधर पे पार्टी का जितना पार्टी का जितना मतलब जितना जितने ज्यादा पार्टी है इधर पे पूरा दुनिया में आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। इधर पे नंबर ऑफ पार्टी जितना है इंडिया में वो शायद यूएस का पॉपुलेशन होंगे। जस्ट जस्ट टेक इट एज अ फन, मतलब इधर पे आपको गिन गिन के आपको 100 पार्टी तो मिल ही जाएगा। यूएस में देखोगे 2 पार्टी, जापान में 2 पार्टी, कोई भी यूरोप कंट्री में चले जाओ 2 पार्टी, 2 पार्टी बस, और तीसरा नहीं है। चाइना में तो कम्युनिस्ट कंट्री है, पार्टी है ही नहीं। ठीक है।
मगर इंडिया में हर गली में एक पार्टी, हर गली में हर गली में एक पार्टी। इधर पे ममता हाँ। बनर्जी दिमाग खराब कर रहा है हमारा, हम्म। ठीक है। उधर पे दिल्ली में केजरीवाल बैठा हुआ है, और एक साइड में हम्म। मोदी जी बैठा हुआ है, जो जो जहाँ पे जो मर्जी कर रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है। हर गली में एक एक पार्टी बैठा हुआ है इधर पे। तो पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी तो इधर पे कभी होंगे ही नहीं। पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी इधर पे कभी होंगे ही नहीं, क्योंकि इतने ज्यादा पार्टी है इधर पे। आप पाकिस्तान जैसा आप आर्मी रूल बना नहीं सकते। और सुने हो ना, म्यांमार में आर्मी ने टेक ओवर कर दिया, हर हम्म। रोज सुने होंगे ना। और देखो बिल्कुल। नितिन, एक चीज बहुत जरूरी है, आपको न्यूज लेना बहुत जरूरी है कि आसपास में दुनिया में क्या चल रहा है, बहुत जरूरी है, ठीक है। नहीं तो बैंड बजेगा शेयर मार्केट पे, ठीक है। तो म्यांमार में कुछ महीना पहले आर्मी ने टेक ओवर कर लिया, हर रोज 20-25 करके गोलीबार के ठोक रहा है, हर रोज। म्यांमार में देखो हर रोज। ये न्यूज किस पर आता है ये वैसे? देखो, आपको आप न्यूज क्या, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ो, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ो, हाँ। जितने सारे देखो, मैं न्यूज़पेपर हर रोज पढ़ता हूँ, चाहे जो भी लैंग्वेज है, चाहे हम्म। जो भी लैंग्वेज है। आप हिंदी पसंद है तो हिंदी, बंगाली, मराठी, तमिल, तेलुगु, इंग्लिश, जो लैंग्वेज आपको पसंद है, मगर आपको न्यूज़पेपर हर रोज पढ़ना है। क्योंकि कोई भी न्यूज़पेपर अगर ढंग का पढ़ोगे, जो भी लैंग्वेज का पढ़ना, एक लीजेंडरी न्यूज़पेपर पढ़ो जो 50-60 साल पुराना है, जो कंपनी, वो न्यूज़पेपर पढ़ना। तो कोई भी न्यूज़पेपर एक अगर पढ़ोगे, तो आप आसपास में क्या चल रहा है आपके एक आइडिया रहेगा, वो रहना शेयर मार्केट में बहुत बहुत जरूरी है। मैं इन डेप्थ म्यांमार में क्या चल रहा है घंटा मेरे को पता है, मगर ये मुझे पता है कि आर्मी बाई फोर्स उसका जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है उसको हटाया, फिर उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट चल रहा है, फिर ये लोग 20-25 करके हर रोज गोली मार के ठोक रहा है, हर रोज कर रहा है। तो इतने में मुझे क्या लग गया है कि म्यांमार का जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, वो जो इन्वायरमेंट है वो कम्प्लीटली डिस्टेबल इन्वायरमेंट है, कम्प्लीटली अनस्टेबल इन्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये सारा चीज आपको देखना है। तो इंडिया में तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट अनस्टेबल होने का कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि कुछ इधर उधर हम्म। करोगे तो भौंकने के लिए करोड़ के ऊपर रास्ते में आ जाएगा। तो इधर पे पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, लास्ट जो चीज हम लोग देखेंगे वो है बेसिकली प्रोडक्ट प्राइस। प्रोडक्ट, वो कंपनी का जो प्राइसिंग है ना, इसमें आपको ये चीज देखना है, इसमें आपको ये चीज देखना है कि उसका कस्टमर कौन है। उसका कस्टमर मिडिल क्लास है और उसका कस्टमर अपर क्लास है, मतलब जो रिच। जैसे एप्पल ठोक के बोलते हैं कि भाई वी आर हियर इन द मार्केट फॉर रिच पीपल, वी डोंट केयर अबाउट द पुअर पीपल हु कांट अफोर्ड आवर मोबाइल, सिंपल एज दैट। मगर वीवो, ओप्पो, एमआई, ये लोग बोलते हैं कि भैया हम लोग तो गरीब से गरीब भी जाके हम लोग देंगे सस्ते में मोबाइल, ठीक है। तो उनका क्या डेटाबेस, उनका जो कस्टमर है वो कौन है, और उनका जो प्राइस है, वो प्राइस किस टाइप का प्राइस है, वो मार्केट में एक्सेप्टेड प्राइस है और मार्केट में अनएक्सेप्टेड प्राइस है। उसका जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विस आप कहोगे, उसके ऊपर मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये हम लोग बेसिकली देखते हैं, ये तीनों चीज हम लोग देखते हैं रीजियोनल लेवल पे। पहले कॉम्पिटिटर एनालिसिस करते हैं, फिर पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं, फिर प्रोडक्ट एंड प्राइस लेवल को चेक करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम्म। आपका आता है जो सबसे मेन जो होता है वो है क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम लोग पहले मैनेजमेंट के ऊपर देखेंगे, कोई पास्ट फ्रॉड रिकॉर्ड है या नहीं है, ठीक हम्म। है। मैनेजमेंट मैनेजमेंट का
एक्टिविटी क्या है, वो चीज हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस जो भी है वो कंपनी का, ठीक है। उसके बारे में देखेंगे कि प्रोडक्ट एंड सर्विस जो भी दे रहा है वो बढ़िया दे रहा है, यूनिक दे रहा है, सही दे रहा है और घटिया माल प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तीसरा हम लोग देखेंगे कि इनोवेशन में कंपनी कितना आगे है। वही तो मैंने बड़ा बड़ा कंपनी बोला ना कि इनोवेशन नहीं किया बैंड बज गया। इतना बड़ा बड़ा लीजेंडरी कंपनी है ना, वही है ना। नोकिया बोलो, ओके। कोडैक बोलो, इसके बाद आपका लेमन ब्रदर्स बोलो, राइट, इनोवेशन नहीं किया, बैंड बज गया। हम्म। तो ये कंपनी, जो कंपनी में आप पैसा डाल रहे हो उसका R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोलते हैं, राइट, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो उसका R&D डिवीजन कितना एक्टिव है वो चीज भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री में वो कंपनी आते हैं, वो इंडस्ट्री में वो कंपनी कैसे परफॉर्म करता है वो चीज हम लोग देखेंगे, ठीक है। जब हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस में जाएंगे तो सबसे पहले तो प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे। अभी प्रॉफिटेबिलिटी मतलब क्या है, मुनाफा कितना कमा रहा है। बहुत सीधा क्वेश्चन है। जब भैया हम तो मुनाफा देखेंगे, घाटे में चल रहे हो और मुनाफा में चल रहे हो। उसके बाद हम लोग देखेंगे उसका लिक्विडिटी क्या है। लिक्विडिटी मतलब क्या है, लिक्विडिटी मतलब बेसिकली शॉर्ट टर्म जो कैश होता है, मतलब इमीडिएट स्पेंड करने के लिए जो कैश कंपनी के पास रहता है वो कितना है। इसका क्या क्या? शॉर्ट टर्म कैश, शॉर्ट कैश फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, अच्छा। कैश फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। कुछ इन्वेंटरी खरीदना, कहीं पे किसी को कुछ बोनस देना, राइट, जो शॉर्ट टर्म के लिए जरूरत होता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं लिक्विडिटी। फिर हम लोग देखेंगे एक्टिविटी, कंपनी का एक्टिविटी क्या चल रहा है, उसका एक्टिविटी क्या चल रहा है, क्या क्या काम कर रहा है, क्या क्या नहीं कर रहा है, उसका रेपुटेशन क्या है मार्केट में, राइट। उसके बाद हम लोग देखेंगे सॉल्वेंसी। उसके बाद बेसिकली हम लोग देखेंगे सॉल्वेंसी। तो सॉल्वेंसी मतलब হচ্ছে लॉन्ग टर्म कैश, मतलब लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए जो कैश चाहिए होता है उसको कहते हैं सॉल्वेंसी, ठीक है। तो एक शॉर्ट टर्म कैश होता है जिसको लिक्विडिटी कहते हैं, और सॉल्वेंसी मतलब क्योंकि कंपनी का शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों के लिए पैसा लगता है, तो उसके लिए कितना कैश कंपनी के पास अवेलेबल है वो चीज देखेंगे। उसके बाद हमें पता चलेगी कंपनी का औकात क्या है और वो क्या कर सकता है हमारे लिए, और हम उसमें पैसा लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, ये चीज हम लोग देखेंगे, ठीक है। अभी जब मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो क्या क्या रिस्क होता है, एक होता है इकोनॉमिक रिस्क। इकोनॉमिक रिस्क हेलो। मतलब, हाँ सुनाई दे रहा है, हाँ हाँ। क्या फिर से गायब हो गए थे क्या। नहीं, वो कॉल आ गया था किसी का। अच्छा, कितना देर तक सुना। 30 सेकंड, 30 या 1 मिनट, 30 सेकंड या 1 मिनट। इधर पूरा क्लियर है ना। हाँ, एक्टिविटी तक हो गया, सोलवेंसी पे थे। हाँ, सॉल्वेंसी मतलब जो कंपनी के पास जो कैश बेसिकली लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए यूज होता है, जो कैश बेसिकली कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए यूज होता है, दैट इज कॉल्ड जैसे सॉल्वेंसी। जैसे 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 मान लो कहीं पे एक्सपेंड कर रहा है, दूसरा फैक्ट्री खोल रहा है, दूसरा हम्म। ऑफिस खोल रहा है, 1000 हम्म। एम्प्लॉई है उसको 1500 कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है ना, अच्छा। राइट। ओके। तो राइट। इसको बेसिकली ये इन्वेस्टमेंट होता है फॉर लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म के लिए कितना कैश है कंपनी के पास वो भी हम देखेंगे। इसके बाद आता है बेसिकली जब आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो किस टाइप का रिस्क यू मे इनकाउंटर। एक है इकोनॉमिक रिस्क। ना, इकोनॉमिक रिस्क मतलब क्या है इधर पे,
इकोनॉमिक रिस्क मतलब ये है कि आपका ऐसा कुछ हुआ कि इकोनॉमी गिरा दिया, जैसे कोरोना वायरस में किया था। 2020 में मार्केट क्रैश हुआ था, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो ऐसा कोई पैंडेमिक जो अभी चल रहा है, ऐसा बैंड बजा दिया। अभी सोचो जो फिर से सेकेंड वेव भयानक तरीका से स्प्रेड हो रहा है। अभी मोदी जी सिर्फ लॉकडाउन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी वैक्सीन मार्केट में आया है। हर जगह में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कोरोना वायरस के साथ लड़ने के लिए, वो 1 साल से मच बेटर हुआ है। आइए ना, हर जगह पे, हम्म राइट? हम्म, इसीलिए लॉकडाउन नहीं हो रहा है, मगर बैंड बहुत गंदा बज रहा है अभी। हर रोज रिपोर्ट बिल्कुल। देखना, हर हाँ, रोज रिपोर्ट कल देखना। 90 कल 96,000 था। एग्जैक्टली exactly, जो सेकेंड वेव होता है वो 10 टाइम्स हम्म ज्यादा स्ट्रांग होता है फास्ट वेव से। हम्म, ठीक है, तो इकोनॉमिक रिस्क होता है कि आपका ऐसा कोई महामारी आ गया जहां पे पूरा इकोनॉमी को ठप कर दिया, तब जाके आपका इन्वेस्टमेंट घाटे में जा सकता है। ठीक मेरा है, भी गया था। आपका भी गया था, कब गया था? वही लॉकडाउन के टाइम पे SIP था ना, मेरा SIP चल अच्छा रहा अच्छा 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 अच्छा, हाँ, तो आपका भी गया था। ठीक है? था। दूसरा क्या है, इन्फ्लेशन रिस्क, कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गया। महंगाई ज्यादा हो गया, मगर मान लो आज 100 रुपए के आसपास में पेट्रोल है। अगर यही हम्म, पेट्रोल 300 रुपए चला जाएगा तो गवर्नमेंट गिर नहीं, जाएगा, सरकार गिर जाएगा पूरा, सेंट्रल गवर्नमेंट, हम्म, राइट? तो ये इन्फ्लेशन को हमेशा कंट्रोल करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एंड आरबीआई। ठीक है, तो इन्फ्लेशन अगर ऐसा जैसा पाकिस्तान में हुआ अभी, पाकिस्तान में टमाटो 400 रुपए में चल रहा है। दूध मिलता है 200 और 250 में पर लीटर। तो अच्छा, पाकिस्तान में जो महंगाई है ये ताबड़तोड़ ऊपर छू रहा है, आसमान छू रहा है। और ये अगर चलता रहेगा तो एक टाइम पे इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाएगा। आपको ना बॉम्ब मारने का जरूरत है, ना गोली चलाने का जरूरत है। ऑटोमेटिक वो लोग ऐसा किया है जो खुद को खुद ही खा लेंगे। उसके ऊपर तो उसके ऊपर चाइना बैठा हुआ है, वो अलग स्टेटमेंट है। तो इन्फ्लेशन रिस्क एक होता है। तीसरा होता है मार्केट वैल्यू, मतलब मार्केट ओवर प्राइस हो गया। आज जो है, आज जो आपका है मार्केट ओवर प्राइस हो गया। और फिर हम्म, आप ओवर प्राइस मार्केट में इन्वेस्ट किए हो, जैसे आपने म्यूचुअल फंड में, आप म्यूचुअल फंड में आपका बैंक बचा, आपने क्या किया, ओवर प्राइस मार्केट में म्यूचुअल फंड में एसआईपी करके रखा था। जिस दिन 2020 मार्च में मार्केट गिरा, आपका भी बैंड बच गया, बिल्कुल। राइट? तो आपको इन्वेस्टमेंट ओवर प्राइस मार्केट में नहीं करना है, अंडर प्राइस मार्केट में बेसिकली करना है। और लास्टली होता है पॉलिटिकल रिस्क। अगेन इंडिया में ये रिस्क होने का कोई गुंजाइश नहीं, हम्म, कोई गुंजाइश नहीं है ये रिस्क होने में। तो सबसे, आपका कौन सा ब्रोकर अकाउंट है? एंजल। एंजल ब्रो, एंजल है, एंजल आपको और एक मैं बोल रहा हूँ, और एक बोल हाँ, रहा हूँ उसमें, और एक बोल रहा हूँ आपको मैं, उसमें हम्म, भी ब्रोकर अकाउंट खोल के रखना है। ठीक है, वो भी आप, मतलब मैं बहुत टेस्ट किया हूँ। ठीक है, तो कौन सा? प्रॉफिट मार्ट बोलते हैं, ऐसा? प्रॉफिट मार्ट। प्रॉफिट मार्ट। हाँ, ये बोला। आपको मैं एक रेफरेंस लिंक दे दूंगा, मेरा ही एक दोस्त है, ठीक है, हम्म, उधर पे काम करता है, तो मैंने प्रॉफिट, ये जो आप देख रहे हो प्रॉफिट मार्ट, इधर पे आप अकाउंट खोल सकते हो, और इसमें आपको एक रेफरेंस लिंक दूंगा, कुछ डिस्काउंट मिलेंगे आपको। ठीक है, क्या तो मिलेगा, क्या मिलेगा? हाँ, इस डिस्काउंट डिस्काउंट मिलेंगे। अच्छा। ठीक है, तो इसमें आप आपको लिवरेज काफी अच्छा मिलता है। कितना कितना टाइम लीवरेज मिलता है?
इसका 30x 50x तक लीवरेज देते हैं। 30। हाँ, तो मैं पूरा बता दूंगा। अगर मेरे पास वो मतलब रेफरल मिला मुझे, ठीक है, तो आपको मैं इवेंचुअली बता दूंगा। आपको मैं इवेंचुअली बता दूंगा, क्योंकि इसमें मेरा होल्डिंग बहुत बढ़िया है। मेरे पास ये ऐसा कोई मैंने ब्रोकर अकाउंट लेके नहीं रखा। अच्छा। वो जो सब ब्रोकर ब्रोकर कहते हैं ना, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने पर्सनली देखा हम्म, कि इन लोग का लिवरेज अच्छा है और मार्केट में रिव्यू भी अच्छा ही है। ठीक है, कितने टाइम से ये? ये ऑलमोस्ट 10 साल हो गया है मार्केट में, 10 साल से ज्यादा ही हो गया है। 10 साल। हाँ, 10 साल से, जैसे जीरोधा भी आपका कितना 14 और 16 साल हुआ है उसका। एंजल तो का आई थिंक 20 सोलह हो साल गए हो आई गए, थिंक। 16 साल, कितना? 16-17 साल हो गए जीरोधा। एंजल को? एंजल नहीं, एंजल थोड़ा ज्यादा है। एंजल आई थिंक एं- 20 अबाउ गए। हाँ 20 आना है, मगर एंजल का काफी वो सारे आई थिंक कंप्लेन मैंने। 1998 का है। हाँ 90, और एंजल का काफी सारे प्रॉब्लम हुआ है, काफी सारे कंप्लेन्स एंजल में आया है। मेरा काफी सारे स्टूडेंट जो एंजल क्लोज करके जीरोधा में खोला, प्रॉफिट मार्ट में खोला, आई हैव सीन दैट। जरोधा में लीवरेज नहीं मिलता। नहीं, जीरोधा में लिवरेज नहीं होता है। हटा दिया उन्होंने मेरा। हाँ। मैंने जरोधा में भी अकाउंट खोला था अपना, है उसमें अच्छा। भी है। हाँ, अच्छा। हम्म, तो वही मैं बोल रहा हूँ, जीरोधा में आपको ज्यादा रेफर मतलब नहीं मिलेंगे, मगर प्रॉफिट मार्ट में अच्छा खासा लिवरेज देते, वो मैं बाद में बोल दूंगा। बट आपको एक बेसिकली ये चाहिए, ब्रोकर अकाउंट चाहिए जहाँ पे आप इवेंचुअली प्रॉपरली ट्रेड कर सकते हो लिवरेज के साथ, सीधी बात है। ठीक है, तो एंजल इज गुड, बट एंजल का कुछ प्रॉब्लम है, तो दो अकाउंट में डिवाइड करके रखना। एक अकाउंट में कभी भी, एक कहावत है, हमेशा याद रखना, डोंट कीप योर ऑल एग विद इन सिंगल बकेट। मतलब समझ में आ रहा है ना? हम्म। नितिन गायब हो गए हो? ओ अच्छा हो। नहीं नहीं। ठीक है, नहीं ठीक है, है। है। हाँ, तो कभी कभार मैं लगता है जो आप जादू बन गए हो, तो आपका जो नेटवर्क नहीं है। ठीक है, तो दो, नहीं। ऑलवेज कीप टू अकाउंट जहाँ पे आप ट्रेड करोगे। डू नॉट पुट इंटर अमाउंट विद इन दी सिंगल ब्रोकर। ठीक है, दैट इज नॉट अ राइट थिंग टू डू। तो मुझे अगर कोई डिस्काउंट रेफरल मिलेंगे आपके लिए, मैं आपको बोल दूंगा कल और परसों। ठीक है, ओके तो ओके। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि इकोनॉमी में दो डिफरेंट टाइप का इकोनॉमी होता है। एक को बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमी, एक को बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमी क्या है? मैक्रो इकोनॉमी बेसिकली आपका वो होता है जो हम लोग कोई कंट्री का ओवरऑल परफॉर्मेंस देखते हैं। कोई कंट्री का जब ओवरऑल परफॉर्मेंस हम लोग देखते हैं, ठीक है, क्लियर? तो हम्म। ओवरऑल ओके। परफॉर्मेंस कैसे देखते हैं? जीडीपी देखते हैं। ओवरऑल परफॉर्मेंस इज नथिंग बट जीडीपी, की जीडीपी गिर रहा है और जीडीपी बढ़ रहा है। और अभी जीडीपी क्या है? अभी जीडीपी क्या है? ठीक। बैंड बजा हुआ है। मोदी जी बैंड बजा दिया। आप दिल्ली में ही रहते हो क्या? यस। हाँ। ब्रॉन एंड ब्रॉट अप दिल्ली? ऐसा? ब्रॉन एंड ब्रॉट अप दिल्ली है क्या आपका? नहीं। अच्छा, आप बेसिकली कहाँ से हो? यूपी। यूपी। योगी जी। फिरोजाबाद सुना है? कौन सा, कहाँ? फिरोजाबाद। हाँ हाँ हाँ, सुना हूँ सुना हूँ सुना हूँ। हाँ वहीं का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहाँ पे चूड़ियाँ बनती हैं। मैं तो बनारस गया बैंक। था भाई। बनारस गया था। क्या? बनारस, बनारस गया अच्छा था, बना। बनारस। अच्छा। बनारस। बनारस हम्म। गए थे, लखनऊ गए थे, लखनऊ बहुत अच्छा लगा, बनारस तो जाके मेरा दिमाग खराब हो गया। इतना गंदा सिटी, माय गॉड, और इतना हाईली स्पिरिचुअल सिटी है।
इतना पुराना शहर है, और 2014 से मोदी जी, बीजेपी गवर्नमेंट है उधर पे। हम्म। मैंने जितने सारा चीज देखा हूँ, इतना गंदगी है उधर पे। गवर्नमेंट एक्शन के, हाँ उधर पे मैंने बना- एक महीना रहा। बनारस में है नहीं इतना। नहीं, इतना स्पिरिचुअल एक जगह है, इसको तो सुधरना चाहिए ना। प्रॉब्लम गवर्नमेंट का नहीं है, प्रॉब्लम लोकल आदमी का है। मैंने देखा, मास्क पहन के मैं हम्म। घूम रहा था, मुझे फॉरेनर जैसा ट्रीट कर रहा था वो लोग। तो कहाँ कहाँ का पंछी आ गया है भाई, मास्क पहना हुआ है। एक अजीब चीज हाँ। लग रहा है उन लोग को मास्क पहनना। हाँ, ठीक है, तो यूपी ये में तो, कोई यूपी साइड में कोई मास्क पहन ही नहीं रहा। हाँ यही प्रॉब्लम है। तो इधर पे अगर आप देखोगे, इधर आप देखोगे कि जीडीपी आपका बेसिकली 2 महीना पहले -24 में था, फिर -7.3 में था, राइट। अभी हम्म। हिलते डुलते हुए है आपका 0.4, मतलब फाइनली प्लस में आया, पॉजिटिव में आया। हम्म। हाँ। मगर जब मार्केट नीचे जा रहा था, शेयर मार्केट भी बढ़ जा रहा था। तो जीडीपी थोड़ा रिवाइव किया, ये एक गुड साइन है, जो एक गुड साइन है इकोनॉमी के लिए। तो जब हम्म। मैं देख रहा हूँ कि पॉजिटिव हो रहा है, तो इकोनॉमी ग्रो कर रहा है, मगर शेयर मार्केट तो करेक्शन के लिए वापस आएंगे। इधर पे कोई कोई क्या क्या करेगा नितिन, कि जीडीपी प्लस में जा रहा है, ये लोग और भी इंटरेस्टेड होके और ज्यादा पैसे लगा देंगे मार्केट में अभी। बट दिस इज नॉट द राइट टाइम टू पुट योर मनी, जब तक मार्केट करेक्शन नहीं कर रहा है, जब तक मार्केट करेक्शन नहीं कर रहा है, हम्म। राइट। मगर देखो जीडीपी प्लस में आ गया, तो मगर मार्केट करेक्शन करने के लिए आएंगे, आज नहीं तो कल आएंगे, तब जाके आप पकड़ सकते हो। ठीक है, तो अभी द गुड न्यूज इज लाइक जीडीपी इज इन प्लस साइड, और धीरे धीरे बढ़ना चाहिए अगर कोरोना कंप्लीट हुआ। और इन्फ्लेशन जो है, अभी इन्फ्लेशन वही 10 से 14% के अंदर इन्फ्लेशन होता है। तो हमें जो चीज जानना चाहिए वो मैं आपको दिखाता हूँ। कहाँ गया, हाँ, ये चीज। सो आपको बेसिकली इकोनॉमी के बारे में थोड़ा जानकारी होना बहुत जरूरी है। हम लोग पहले, जब हम लोग का फ्रीडम, मतलब 1947 के बाद, हम लोग बेसिकली, हम लोग सोशलिस्ट थे, आज भी सोशलिस्ट है। बट उस टाइम पे बेसिकली हम लोग कम्युनिज्म के अंदर काफी काफी मतलब इन्फ्लुएंस थे। बिकॉज हमारा जो भी काम था, सब हम लोग सोवियत रशिया को देखते थे। नितिन, हाँ जी सर। हाँ लाइन डिस्टर्ब कर रहा है, मेरा नेट ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम्म। तो ऑलरेडी 10:14 हुआ है, मैं ये रिकॉर्डिंग एंड कर रहा हूँ अभी। नेट ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, मैं देख रहा हूँ डेटा ड्रॉप हो रहा है, मुझे पता नहीं वो लोग कुछ काम कर रहे हैं लाइन में, ब्रॉडबैंड में, पता नहीं है। मैं फिर से कल 9 बजे में आपके साथ मिलूंगा, ठीक है। और आज का जो वीडियो है मैं 10-15 मिनट के अंदर अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। ओके।